Hello students, in this video I have brought PowerPoint presentation on timeline of Indian freedom struggle from 1858 onwards. चूंकि ये PowerPoint presentation इंग्लिश में है, मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगी। 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ था। उसके कई कारण हो सकते हैं। कारणों पर आज मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को कड़ी चुनौती दी थी। 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड के सभी राजनीतिक गुट की राय थी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों की वजह से भारत में संतोष फैला, जिसकी वजह से विद्रोह हुआ। अंग्रेजी सरकार ने कंपनी राज को समाप्त कर और भारतीय प्रशासन को क्राउन के अधीन करने का निर्णय लिया। अंग्रेजी संसद ने 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे समस्त प्रदेश प्रशासन तथा कर कंपनी के हाथों से हटाकर क्राउन के हाथों को सौंप दिया। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि भारत का प्रशासन अंग्रेजी रानी के नाम से ही चलाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक अतिरिक्त भारत सचिव तथा एक भारत परिषद की नियुक्ति की जाए और अंग्रेजी सरकार ने रानी ने समकालीन गवर्नर जनरल कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसरॉय नियुक्त कर दिया। क्राउन की भारत में परिस्थिति को और भी मजबूत करने के लिए एक 1876 में एक अन्य प्रगति हुई, जिसमें अंग्रेजी सांसद ने अधिनियम पारित किया कि महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि धारण करने की अनुमति दे। और 1857 में दिल्ली में एक दरबार लगा, जिसमें इस उपाधि की घोषणा की गई। अब लॉर्ड लाइटन जो वाइसरॉय हुए, जिनका कार्यकाल 1876 से 1880 तक हुआ, और इनको डिज़रायली ने नियुक्त किया था। और इनको नियुक्त किया गया था क्योंकि इनका मध्य एशिया में घटनाओं जो हो रही थी उस पर विशेष ध्यान में रखते हुए इनकी मनोनीति की गई थी। और जहाँ तक लॉर्ड लाइटन को बोले, लॉर्ड लाइटन का प्रशासन में कोई अनुभव नहीं था और ना ही भारतीय मामलों से उनका कोई परिचय था। और वह एक बहुत ही मशहूर कवि थे, उपन्यासकार थे और निबंध लेखक भी थे। और ये वो एक बहुत ही बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ थे और ब्रिटिश विदेश कार्यालय में इनकी कई पदों पे कार्य कर चुके थे। और जब लॉर्ड लाइटन के का वाइसरॉय का शासन शुरू हुआ 1876 में, तो ये बहुत सारे बदलाव इन्होंने किया। बदलाव करने से पहले हम ये देखें कि 1876 और 78 में भारत ने एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही भीषण अकाल का सामना किया, जिससे प्रदेश मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद और पूरा मध्य भारत भी इसके चंगुल में आया और इसे बहुत ही प्रभावित हुआ। और अकाल का में 5 करोड़ 80 लाख लोग इससे प्रभावित थे और ये कहा जाता है कि 50 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। और इन्होंने एक भारत कमीशन की भी लॉर्ड लाइटन ने भारत कमीशन बनाया, जो इस पूरे अकाल की उस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन करता और उसके बाद में अकाल कोष बनाने की का प्रपोजल देता। और ये लॉर्ड लाइटन राज्य उपाधि अधिनियम में लाए, जिसको रॉयल टाइटल्स एक्ट करते हैं 1876 में, जिससे रानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि मिल जाए। और 1877 में इन्होंने राज दरबार किया दिल्ली में, जिसमें रानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधि दी गई। और भारतीय और इस राज दरबार का विरोध बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि भारत एक बहुत बड़े अकाल से जूझ रहा था और उसमें बहुत लोग प्रभावित थे। और ऐसे में करोड़ों रुपए से लगा के एक बहुत ही अच्छा इतना बड़ा जलसा करना से भारत के लोग बहुत असंतुष्ट थे, उनमें बहुत विरोध था। और तो वहीं पर जो क्षेत्रीय भाषा के अखबार थे, उन्होंने इस विरोध को लिखना शुरू कर दिया। और जो लॉर्ड लाइटन का अफ़गान के प्रति जो भी रवैया था, उस पर भी उन लोगों का बहुत असंतोष था। ऐसे में लॉर्ड लाइटन
1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाए, जिन्होंने कहा कि जो भी रीजनल जो है भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, इंग्लिश को छोड़ के उसमें कोई भी अखबार भारत के ब्रिटिश सरकार के विरोध में कोई भी लेख नहीं छाप सकता है। और यहाँ तक कहा जाता था कि वो लोग एक बॉन्ड के रूप में जाके तहसील में देते थे, और अगर कोई लेख उनके विरुद्ध छपता था तो वो बॉन्ड उतने रुपए की जमानत उनकी जब्त हो जाती थी और उनको दंड भी मिलता था। और उसके बाद में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम लाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने देखा था कि 1857 के विद्रोह में के बाद में वो नहीं चाहते थे कि भारत का कोई भी व्यक्ति कोई भी शस्त्र रखे, जिससे उन्होंने एक ये नीति बनाई कि कोई भी भारतीय शस्त्र के अधिनियम, कोई भी भारतीय व्यक्ति को बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र रखना नहीं नहीं रख सकता। और अगर कोई किसी के पास कोई शस्त्र मिलता है, उसको दंडनीय अपराध होगा। फिर इन्होंने वैधानिक जनपद सेवा में किया कि इन्होंने ये देखा कि ये नहीं चाहते थे कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है, उसमें चूंकि वो पहले से ही लंदन में होते थे और वो अंग्रेजी में होते थे, तो वो भारतीयों के लिए बहुत दूर की बात थी, बहुत दूर की कौड़ी कह सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये चाहते थे कि उसकी संख्या कम से कम हो जाए। तो उन्होंने उसकी जो उम्र है वो 21 से घटाकर 19 कर दी, जिससे वो भारतीयों के लिए और बहुत ही दुरूह सपना हो गया सिविल सर्विसेज में आना। और जो सेकंड अफ़गान वॉर था, उसमें भी लिटन ने का ये मानना था कि मतलब ये सोच थी कि वैज्ञानिक सीमा पश्चिम की तरफ स्थापित करें, और इस भावना से उन्होंने अब एक अपना द्वितीय अफ़गान युद्ध छेड़ दिया, और जिससे भारत वो बहुत असफल भी रहे, और भारत को एक करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जो भारतीय जनता ने, गरीब जनता ने दिया था। तो भारत, हम लोग ये कहें कि लॉर्ड लाइटन का जितना जितनी कड़ी आलोचना हुई, जितने भी वाइसरॉय भारत में आए, उनकी सबसे ज्यादा अगर कड़ी आलोचना हुई तो लॉर्ड लाइटन की आलोचना हुई। फिर उसके बाद में लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन, चूंकि बहुत लोग बोलते थे कि ये रॉबिन्सन के एजेंट के रूप में आए। तो लॉर्ड रिपन, लेकिन हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन एक उदारवादी थे, जो वाइसरॉय थे, और एक वो शिक्षा पे बहुत ज्यादा उनका शिक्षा में उन्नति का बहुत ज्यादा उनका जोर था कि शिक्षा में बहुत उन्नति हो जाए। और वो एक उदारवादी थे, और एक तो इसलिए वो भी बहुत सारे जो है सुधार, उन्होंने बहुत सारे नीतियां वो भी बहुत सारे अधिनियम लाए। तो पहला अधिनियम इन्होंने करा कि जब भी वो आए तो भारतीय भाषा का जो समाचार पत्र अधिनियम था उसको रद्द किया, और इस जो जो ये भेदभावपूर्ण वाला रवैया था उसको उन्होंने खत्म किया। और ये एक फैक्ट्री एक्ट लाए 1881 में। 1881 में मिल में मजदूर काम करते थे, उसको सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा, 7 वर्ष से 12 आयु के बच्चा उसमें फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। और उन्होंने वहां पे हफ्ते में एक दिन छुट्टी देने का भी प्रावधान किया। और इन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने इस पूरे अ, प्रांत को 3 में बाँट दिया। उसमें एक था इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड डिविडेंड, साम्राज्यीय कह सकते हैं, प्रांतीय तथा बाँटे हुए। और इन तीनों बाँटों में बाँट दिया। उसके बाद में ये स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव लाए, और भूमिकर नीति पर प्रस्ताव लाए। शिक्षा में सुधार इन्होंने किया। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा इनका था, एल्बर्ट बिल इन्होंने पेश किया। एल्बर्ट बिल में ये था कि उसके पहले, जब ये एल्बर्ट बिल इन्होंने का प्रस्ताव इन्होंने लाए, उसके पहले क्या होता था कि कोई भी अंग्रेजी अंग्रेज का कोई भी केस
कोई भी भारतीय जज उसको ट्रायल नहीं कर सकता था। और चूँकि और जबकि भारतीयों का अंग्रेज़ भी कर सकते थे और भारतीय जज भी कर सकते थे। तो इस प्रस्ताव में इन्होंने ये भेदभावपूर्ण रवैया को ख़त्म करने की सिफ़ारिश करी और लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ और इसका विरोध होने के बाद में ये बिल पास हुआ और ये बिल पास हुआ तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं इसके बाद में इन्होंने मैसूर उनके राजा को उनका जो लोकल राजा था उसको सौंप दिया जो उन्होंने 1831 में जब ये हुआ कि मैसूर में बहुत ही खराब शासन हो रहा है और उसमें बैंटिक ने मैसूर का विलय कर लिया था। तो लेकिन जब सरकार को ये लॉर्ड रिपन को पता चला तो उन्होंने इसको निर्णय को बदला और रिपन ने इस अन्याय को सुधारने की भावना से कहा कि जो राजा है वो राजा के दत्तक पुत्र थे उनको ये लौटा दिया। और जो लॉर्ड रिपन थे वो जो है उन्होंने अपने काम से पहले ही त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो अम, अम, मिस्र में लड़ाई छेड़ी थी अंग्रेजों ने और उन्होंने भारत से सेना की एक टुकड़ी को मिस्र भेज दिया और ये कहा कि उसका जो व्यय होगा, उसका जो खर्चा होगा वो भी भारतीय सरकार उठाएगी। इससे वो बहुत असंतुष्ट थे और जो इल्बर्ट बिल पर भी विवाद हुआ उससे भी बहुत ही वो नाखुश थे। इस सब के का ये परिणाम हुआ, इस सब का ये रिजल्ट हुआ कि लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। और ये सबसे हम लोग कहते हैं कि जो इल्बर्ट बिल का पर जो विवाद हुआ उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने की पृष्ठभूमि बनी और उसमें भी बहुत सारे संगठन बने थे वो हम आपको नेक्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाएंगे कि इस सब की परिणति क्या हुई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और वो कैसे गठन हुआ और उसमें और क्या कारण थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन होने के बाद और किसने गठन किया ये हम कल अगले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको लेंगे। अभी शुक्रिया।